आज प्रोग्रामिंग वाले सेक्शन में सी लैंग्वेज को लेके ये हमारा पहला लेक्चर है, तो आइए शुरू करते हैं। देखो, ये कुछ प्रोग्रामिंग के बेसिक है, जैसे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, उसके बाद टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह की होती है। ब्रॉडली हमें पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जब भी बात की जाएगी तो दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज को भी फर्दर हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हमारा मशीन लैंग्वेज हो जाता है और दूसरा हमारा असेंबली लैंग्वेज हो जाता है। इसके बाद स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है और मार्कअप लैंग्वेज होती है। अब स्क्रिप्टिंग और मार्कअप लैंग्वेज है वो एक तरीके की हाई लेवल लैंग्वेज ही है, बस इनकी कैटेगरी अलग होती है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी दो तरह की होगी। फिर आगे पहले क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और दूसरी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जैसे हम जावा स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावा स्क्रिप्ट जैसी लैंग्वेज जो होती है वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, और जो आपका PHP.NET जैसी लैंग्वेज है वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। अगर मार्कअप लैंग्वेज की बात करें तो HTML जैसी लैंग्वेज है वो किस कैटेगरी में जाती है, आपकी मार्कअप लैंग्वेज की कैटेगरी में जाती है। बस ये ध्यान रखना कि जो मार्कअप लैंग्वेज होती है उसमें किसी भी तरह की डिसीजन टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती है। उसके बाद अगर हम प्रोग्रामिंग अप्रोच या मैथोलॉजी की बात करें तो हमें पता है कि दो तरह की अप्रोच होती है। पहली होती है हमारी टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है हमारा बॉटम अप अप्रोच। उसके बाद प्रोग्रामिंग पैराडाइम की बात करें तो प्रोग्रामिंग के जो पैराडाइम होते हैं वो जैसे आपका मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग होता है। मोनोलिथिक प्रोग्रामिंग के अलावा आपका प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है, आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होता है। ये सारे के सारे आपके प्रोग्रामिंग के पैराडाइम होते हैं। अगर जनरेशन की बात करें तो जिस तरीके से कंप्यूटर की जनरेशन होती है उसी तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन भी होती है। उसके बाद लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। हमें पता है कि जब भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर की बात की जाएगी तो यहाँ असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है एंड जस्ट इन टाइम कंपाइलर होता है, जिसको हम JIT कंपाइलर भी बोलते हैं। उसके बाद जब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे जब हम आते हैं तो हमारा एल्गोरिथम आ जाता है, फ्लो चार्ट आ जाता है, एंड सूडो कोड। ये सारी की सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक होती है। फिर अगर हम सी लैंग्वेज के प्रोग्राम का कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन वाला टाइप देखते हैं, उसके बाद लिंकर और लोडर का क्या कंसेप्ट होने वाला होता है, और आखिरी में बेसिक में हमें चाहिए होता है कि नंबर सिस्टम का कंसेप्ट अपने को पता होना चाहिए। और नंबर सिस्टम में ज्यादा रायता नहीं फैलाना, अपने को बाइनरी और डेसिमल का पता होना चाहिए। बाइनरी और डेसिमल से प्रोग्रामिंग वाला काम हो जाता है। तो ये सारे के सारे पोर्शन आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, ठीक है, और आपको पता होगा, ठीक है, कि इन सारी अप्रोच का क्या मतलब होता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, ठीक है, जिनको मैं भी डिस्कस कर देता हूँ। ठीक है, बाकी फिर भी आपको किसी में कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। आगे वाले लेक्चर में हम उन चीज को कवर कर लेंगे। देखो, जब भी प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग अप्रोच, दो तरह की प्रोग्रामिंग अप्रोच देखने को मिलती है। पैराडाइम अलग होता है, अप्रोच अलग होती है। पहला होता है हमारा टॉप डाउन अप्रोच और दूसरा होता है बॉटम अप अप्रोच। अब इनको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो हमारा टॉप डाउन अप्रोच होता है, ठीक है, एक तो जो मिसकंसेप्शन है उसको मत समझना कि ये टॉप डाउन अप्रोच का मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन ऊपर से स्टार्ट होगा नीचे तक जाएगा, और बॉटम अप का मतलब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर तक जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही बेहुदा जवाब होता है। ठीक है, जब भी हम टॉप डाउन अप्रोच की बात करते हैं तो टॉप डाउन अप्रोच का सिंपल सा मतलब ये होता है कि पहले प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होता है और उसके बाद डिटेलिंग वाला काम होता है। मैं यूं कहूं कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होता है और प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होने के बाद में डिटेलिंग वाला काम होता है। इस बात को आप सी लैंग्वेज के थ्रू रिलेट कर सकते हो। कैसे रिलेट करोगे सी लैंग्वेज के थ्रू? कि सी लैंग्वेज में मेन फंक्शन हम पहले बनाते हैं, उसके बाद इस मेन फंक्शन से जितने भी फंक्शन को कॉल करना होता है वो सारा का सारा प्रोसीजर हम यहाँ पर लिख देते हैं, और उसके बाद हम डिटेलिंग वाला काम कर रहे होते हैं। यानी हम उसके बाद एन नंबर ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रहे होते हैं। तो पहले हमने प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड किया, उसके बाद हम क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर डिटेलिंग वाला काम कर रहे होते हैं। जबकि बॉटम अप अप्रोच की जब भी बात की जाएगी तो बॉटम अप अप्रोच में पहले डिटेलिंग वाला काम होता है।
पहले डिटेलिंग वाला काम होगा और डिटेलिंग वाला काम होने के बाद प्रोग्राम का जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर फ्लो डिसाइड होता है। तो टॉप डाउन अप्रोच में पहले फ्लो डिसाइड होगा, उसके बाद डिटेलिंग वाला काम होगा। बॉटम अप अप्रोच में पहले डिटेलिंग वाला काम होता है, उसके बाद क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होता है। अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशन की बात करें तो यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जनरेशन को टोटल 5 तरीके से डिवाइड किया होता है। कि जैसे ये हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें पता है कि 2 तरह की लैंग्वेज हमें देखने को मिलती है। पहला हमारा लो लेवल और दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब लो लेवल में हमारे को यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज देखने को मिलती है, जिसमें हमारा मशीन लैंग्वेज आ जाता है। तो कोई आपसे ये पूछे कि मशीन लैंग्वेज किस जनरेशन का लैंग्वेज है, तो आपका जवाब होगा कि मशीन लैंग्वेज आपका फर्स्ट जनरेशन का लैंग्वेज है। उसके बाद लो लेवल में दूसरा आपका सेकंड जनरेशन लैंग्वेज आ जाता है, और सेकंड जनरेशन लैंग्वेज में आपका असेंबली लैंग्वेज आ जाएगा। असेंबली लैंग्वेज आपका सेकंड जनरेशन की कैटेगरी में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप हाई लेवल की बात करोगे तो हाई लेवल लैंग्वेज में आपकी थर्ड जनरेशन आती है, और थर्ड जनरेशन लैंग्वेज को आप क्या बोलते हो, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हो। और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज आती है, ठीक है। जैसे आपका बेसिक है, कोबोल है, बेसिक हो गया आपका, कोबोल हो गया, सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, आपका पास्कल हो गया। ये सारी की सारी थर्ड जनरेशन लैंग्वेज की कैटेगरी में जाती है। उसके बाद आपका फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आता है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम बोलते हैं वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। और अगर इस कैटेगरी में जाए तो सबसे जो अक्सर आपको याद रहता है वो आपका एसक्यूएल हो जाता है, आपका पर्ल हो जाता है, पीएचपी हो जाता है, आपका पाइथन हो जाएगा, आपका एचटीएमएल हो जाएगा। ये सारे के सारे किस टाइप की जनरेशन की लैंग्वेज है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। मतलब इनमें जो काम करना होता है वो इनके कंपैरिजन में भी बहुत आसान होता है। आप देखो एसक्यूएल में जो क्वेरी लिखी जाती है वो हूबहू ऐसा होता है कि हाँ हमने क्या लिखा है, इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट ही लिखा है। अगर हम ऐसे सी की बात करें तो वहां पर थोड़े से रेस्ट्रिक्शन होते हैं, हमें कुछ ना कुछ गाइडलाइन को यहाँ पर क्या करना होता है, फॉलो करना होता है, ठीक है। जबकि एसक्यूएल जैसी लैंग्वेज में जब अपन डेटाबेस के लिए क्वेरी लिखते हैं तो वो काम और भी आसान हो जाता है। तो ये फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज होती है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज भी बोलते हैं। और इस कैटेगरी में आपका प्रोलोग आ जाता है, आपका लिस्प आ जाता है, मरकरी आ जाएगा, एंड ओपीएस 5, ठीक है। ये सारी की सारी जो लैंग्वेज होती है वो किस कैटेगरी में जाती है, आपकी फिफ्थ जनरेशन वाली कैटेगरी में जाती है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि एल्गोरिथम, फ्लोचार्ट और सूडो कोड जैसी में आपको कोई दिक्कत होगा, ठीक है। जो लिंकर और जो लोडर होता है इसका प्रोसीजर भी आपको पता होगा कि जब भी हम सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाते हैं तो एग्जीक्यूशन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो आपका लोडर होता है। लिंकर का काम होता है जो डॉट ओबीजे फाइल आई, ठीक है, उसके साथ लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके डॉट एक्सी फाइल बनाना। उसके बाद ये जिम्मेदारी, एग्जीक्यूशन की जिम्मेदारी किसको दे दी जाती है, लोडर को। और एक चीज ध्यान रखना, लोडर इज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। लोडर किसका पार्ट होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। जबकि लिंकर तक का जो काम होता है, ठीक है, वो आपका सी लैंग्वेज के थ्रू होता है। बाकी किसी में अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ आके बता दीजिए, ठीक है, फिर इनको डिस्कस कर लेंगे। अब हम सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमें पता है कि सी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो आपका सी है वो किस टाइप का लैंग्वेज है, जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। अब जनरल पर्पज का मतलब क्या होता है, देखो 2 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। एक होता है जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका स्पेशल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और जनरल पर्पज का सिंपल सा मतलब होता है वर्क विथ मल्टीपल डोमेन।
ठीक है, वो क्या करती है, एक से ज्यादा डोमेन के लिए काम कर रही होती है। जैसे सी लैंग्वेज की बात करें तो सी लैंग्वेज में आप सिस्टम प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हो, आप एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी वहां पर कोडिंग कर सकते हो, आप गेम भी बना सकते हो। तो वो किस कैटेगरी में जाता है, आपका जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कैटेगरी में जाता है। अगर आप स्पेशल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो स्पेशल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपका एसक्यूएल होता है, ठीक है, जिसका काम केवल और केवल क्या होता है, डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन करना। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करने के अलावा एसक्यूएल से आप और कोई भी काम नहीं करवा सकते। आपका एचटीएमएल हो गया, वो स्पेशल पर्पज है, उसका काम होता है सिर्फ वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करना। इसके अलावा आप एचटीएमएल से और कोई एक्स्ट्रा काम आप नहीं करवा सकते। आप इस बात को यूं भी समझ लीजिए कि जैसे आपके पास चाकू है, चाकू आपका जनरल पर्पज है, ठीक है, किसी को भी कुछ भी कैसे भी काटा जा सकता है। अब दूसरा आपका स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, वो क्या आपका स्पेशल पर्पज है, उसका केवल और केवल काम इतना सा होता है कि या तो स्क्रू को जोड़ा जा सकता है या स्क्रू को खोला जा सकता है। इसके अलावा आप स्क्रू ड्राइवर का कहीं पर भी काम नहीं कर सकते, काम में नहीं ले सकते। जबकि जो आपका चाकू है वो कैसा होता है, आपका मल्टीपर्पज होता है, वो एक से ज्यादा कई सारे काम उससे हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्म करवा सकते हैं। तो जनरल पर्पज का मतलब जो सिर्फ सिंगल डोमेन, जो एक से ज्यादा डोमेन के लिए काम करे उसको हम जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और जो केवल और केवल एक स्पेसिफिक डोमेन के लिए काम करे उसको हम बोलते हैं यहाँ पर स्पेशल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप लोगों का अगर इस चीज को लेके कोई डाउट है कि हमें तो हिंदी में लिखना है, हिंदी में पढ़ना है, ठीक है, तो हम इस चीज के लिए माफी चाहते हैं और आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, गुजारिश भी करते हैं कि आप कंप्यूटर जैसे सब्जेक्ट को आप इंग्लिश में पढ़ लोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि आजकल जो हिंदी ट्रांसलेशन होके आता है वो एआई की हेल्प से होके आता है, और वहां पर इतने इतने भयानक भयानक हिंदी के शब्द आपको देखने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। बाकी समझने वाला जो सारा काम होता है वो तो आम भाषा में हो रहा है, आसानी से चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। बाकी अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग अगर कोई दिक्कत हो तो इतना सा कष्ट लगा कि आप क्या कर लेना, उसको सर्च कर लेना। तो स्पेशली आप प्रोग्रामिंग वाले पोर्शन को तो अगर आप अंग्रेजी में पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, ठीक है, लिखोगे अंग्रेजी में तो ही आपको ज्यादा ठीक रहेगा। एग्जाम में जब सवाल भी आए तो आप इंग्लिश वाले पोर्शन को देख के अटेम्प्ट करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बीसीए के स्टूडेंट हो, आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आप एमटेक हो, एमसी हो, या इवन आप पीजीडीसी हो, ठीक है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सी आपका कैसा लैंग्वेज है, आपका जनरल पर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब एक से ज्यादा डोमेन के लिए काम करता है। सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, आपके डेनिस रिची ने डेवलप किया था, ठीक है। कहां पर डेवलप किया था, तो ये एटी&टी बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था, एटी&टी बेल लेबोरेटरी में डेवलप किया था, जो कहां पर है, न्यू जर्सी, यूएसए में। और ये कब की बात है, 1972 की बात है, ठीक है। अब जो ये डेनिस रिची है, इस डेनिस रिची का पूरा नाम होता है डेनिस एम रिची, ठीक है। और एम का मतलब यहां होता है मैक एलिस्टेयर, मैक एलिस्टेयर, ठीक है। बाकी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका पूरा नाम क्या था, क्योंकि ऐसे सवाल आने की अब गुंजाइश बहुत कम होती है। और अगर सवाल आएगा भी तो वो कभी ये नहीं पूछेगा किसी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, बोलो डेनिस एम रिची ने डेवलप किया था, डेनिस आर रिची ने डेवलप किया था, या डेनिस रिची ने डेवलप किया था, ठीक है। वो डेनिस रिची एक ही ऑप्शन में मिले, एक ही बार देखने को मिलेगा, या तो वो डेनिस रिची देखने को मिल जाएगा या वो डेनिस एम रिची देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन बहरहाल आपको ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कि इसका जो पूरा नाम था तो डेनिस मैक एलिस्टेयर रिची था, ठीक है। कब की बात है ये, 1972 की बात है। सी लैंग्वेज के जो बहुत सारे कंसेप्ट थे वो कहां से ड्रॉ किए थे, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज से ड्रॉ किए गए थे। कौन से वाले से, बीसीपीएल और बी लैंग्वेज से। अब जो आपका बीसीपीएल है इसका फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप किया था इसको, मार्टिन रिचर्ड ने। और एक कब की बात है, ये 1967 की बात है। तो बीसीपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपके पास, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप किया था, मार्टिन रिचर्ड ने। और एक कब की बात है, 1967 की बात है। इसके बाद बोला था कि सी लैंग्वेज के जो बहुत सारे कंसेप्ट है वो बीसीपीएल और बी लैंग्वेज से ड्रॉ किए गए हैं। तो बी को किसने डेवलप किया था,
तो इसको डेवलप किया था आपके केन थॉमस ने। और ये कब की बात है? 1969 की बात है, ठीक है। इस डेट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। ये कई जगह 1970 देखने को मिलती है, ठीक है। तो आप 1969 को आप बिल्कुल ऑथेंटिक मानिए। हालांकि फिर मैं यही कहूंगा कि इस टाइप के सवाल अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं कि कौन सी लैंग्वेज को किस ईयर में क्या किया था, डेवलप किया गया था। तो हमने देखा कि जो हमारा सी लैंग्वेज है उसके बहुत सारे कंसेप्ट बीसीपीएल और बी लैंग्वेज से क्या किए थे, ड्रॉ किए थे। और सी लैंग्वेज को कई बार क्या बोला जाता है, यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला जाता है। अब इस चीज का ध्यान रखना कि जब ऑप्शन बेस्ड सवाल हो आपके पास और ऑप्शन में बोला जाए कि सी लैंग्वेज किस टाइप की लैंग्वेज है, और वहां पर ऑप्शन कुछ ऐसा हो कि सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, सी एक लो लेवल लैंग्वेज है, सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो उस केस में आपको हमेशा अटेम्प्ट करना होता है कि सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है। लेकिन अगर ऑप्शन में आपका हाई लेवल है, लो लेवल है, कहीं पर भी मिडिल नहीं है, तो उस केस में आपको हाई लेवल क्या करना होता है, चूज करना होता है। तो जब ऑप्शन में आपका मिडिल लेवल है तो आप प्रेफरेंस किसको दोगे, मिडिल लेवल को प्रेफरेंस दोगे। और अगर ऑप्शन में आपका मिडिल लेवल नहीं है तो उस केस में आपको प्रेफरेंस किसको देनी है, हाई लेवल को प्रेफरेंस आपको देनी है। अब इस सी लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला क्यों जाता है? तो सी इज C is called middle level language because it have capability of low level language with a feature of हाई लेवल लैंग्वेज। क्यों बोला जाएगा सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज? क्योंकि सी लैंग्वेज के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो कौन सा वाला काम कर सकता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाला काम कर सकता है। या मैं यूं कहूं कि सी के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर सकता है, मेमोरी के साथ में इंटरेक्शन कर सकता है, मेमोरी को जैसे चाहे उस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन ये काम किसके थ्रू कर रहा है, वो हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में कर रहा है। मतलब इसके लिए हमें कहीं पर भी 01 टाइप की कोडिंग हमें नहीं करने को मिल रही। हम सिंपल कोड किस में लिख रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, इंग्लिश की तरह स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, और काम किसका हो रहा है, हम हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन कर पा रहे हैं। इसीलिए हम सी को क्या बोलते हैं, यहाँ पर मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। एंड सी वॉज ओरिजिनली डिजाइन टू डेवलप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी कहानी पे हम नहीं जाएंगे, ठीक है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था। बात ये समझ लो कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को तैयार करने के लिए ही सी लैंग्वेज को क्या किया गया, डेवलप किया गया। या मैं यूं कहूं कि सी तो प्रोडक्ट ही किसका है, यूनिक्स का प्रोडक्ट है। तो हम कह सकते हैं कि सी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। की यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन करने के लिए हमें एक अच्छी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट थी जिसके थ्रू इस काम को कर सके, और उसी ड्यूरेशन में क्या हो गया, सी लैंग्वेज को डेवलप कर लिया गया। सो सी लैंग्वेज जो है वो किसको फॉलो करता है, या कौन से पैराडाइम को फॉलो करता है? तो ये किसको फॉलो करेगा, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। और कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, तो ये टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। टॉप डाउन अप्रोच का मतलब हम पहले ही समझ चुके हैं कि टॉप डाउन अप्रोच में पहले क्या होता है, प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होता है, और उसके बाद क्या होता है, डिटेलिंग वाला काम होता है। हाँ, ऐसा करने से एरर की गुंजाइश थोड़ी सी रह जाती है, जबकि बॉटम अप अप्रोच में ऐसा नहीं होता है। जितने भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जब किया जाता है तो वो हमेशा बॉटम अप प्रोग्रामिंग अप्रोच के थ्रू ही किया जाता है, क्योंकि वहां पर सबसे पहले क्या किया जाता है, कंप्लीट डिटेलिंग वाला काम करते हैं, और उसके बाद हम प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड कर रहे होते हैं। जब सी प्लस प्लस पढ़ेंगे तो सी प्लस प्लस में इसको और अच्छे से एग्जाम्पल्स हम इसको डिस्कस करेंगे, कि जब उप्स के कंसेप्ट में हम जाएंगे और वहां पर हम देखेंगे कि वो बॉटम अप अप्रोच को फॉलो कर रहा है, तो वहां पर हम और एग्जाम्पल लेके इस बात को वहां पर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए कि टॉप डाउन में पहले प्रोग्राम का फ्लो डिसाइड होगा, उसके बाद डिटेलिंग वाला काम होगा, और सी लैंग्वेज इस अप्रोच को फॉलो करता है, टॉप डाउन को। और कौन से पैराडाइम को सपोर्ट करता है, तो आप कहोगे कि ये प्रोसीजर ओरिएंटेड पैराडाइम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ प्रोसीजर का जो मतलब है, वो प्रोसीजर का सिंपल सा मतलब होता है, प्रोसीजर को आप बोल सकते हो फंक्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो, रूटीन, और उसी को आप बोल सकते हो सब रूटीन। ठीक है, मतलब कि सी लैंग्वेज में जो सारा का सारा काम होगा वो किस पे डिपेंड होता है, प्रोसीजर पे या फंक्शन पे डिपेंड होता है। या मैं यूं कहूं कि
ये सी लैंग्वेज जो होती है या जितनी भी प्रोसेस ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो सारी की सारी टास्क ओरिएंटेड होती है। और टास्क ओरिएंटेड का मतलब होता है कि वहां पर जो मेन फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि हमें काम करना है, ठीक है, ना कि इस बात पे होता है कि डेटा क्या हमारा सिक्योर रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है, क्या डेटा कहीं फ्रीली मूव तो नहीं कर रहा है। इस टाइप की सिचुएशन के बजाय हमारा जो फोकस होता है वो इस बात पे होता है कि हमें क्या करना होता है, काम को हम वहां पर फोकस में लेते हैं। और फंक्शन का मतलब हमें वैसे भी पता है कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसका काम होता है कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। तो सी किस टाइप का लैंग्वेज है आपका, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और कौन सी अप्रोच को फॉलो करता है, तो आपका जवाब होगा कि टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता है। तो सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया था, डेनिस रिची ने। कहा, AT&T बेल लेबोरेटरी यूएसए। कब की बात है ये, 1972 की बात है। सी कैसा लैंग्वेज है, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके थ्रू आप कई सारे डोमेन में काम कर सकते हो। सी के जो कंसेप्ट है वो कहां से ड्रॉ किए गए, BCPL और बी लैंग्वेज से डेवलप किए गए। BCPL का फुल फॉर्म बेसिक कमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने डेवलप किया था, मार्टिन रिचार्ड ने। कब की बात है ये, 1967 की। बी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, तो आपका जवाब होगा केन थॉमस ने। कब की बात है ये, 1969 की बात है। सी को हमेशा किस टाइप की लैंग्वेज बोलते हैं, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज के पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लो लेवल वाला काम कर सकता है, और वो भी किसके साथ में, हाई लेवल लैंग्वेज के फीचर्स के साथ में। सी को शुरुआत में जब डेवलप किया गया था तो वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए डेवलप किया गया था। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो सी लैंग्वेज है वो यूनिक्स का बाई प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी को फॉलो करेगा या कौन से पैराडाइम को फॉलो करता है सी लैंग्वेज, तो आपका जवाब होगा ये यहाँ पर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। और अप्रोच कौन से काम में लेगा, ये यहाँ पर टॉप डाउन अप्रोच को काम में लेगा। ठीक है, अब सी लैंग्वेज के वर्जन हम देख लेते हैं कि कौन कौन से वर्जन आए। देखो, सबसे पहला जो वर्जन था उसको हम अर्ली सी बोलते हैं, जो कब की बात है, 1972 की बात है। डेनिस रिची ने क्या किया था, इसको डेवलप किया था। किसके लिए डेवलप किया था, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। ठीक है, यहां तक इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं था, ये सिर्फ अंदर ही अंदर बात चल रही थी कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा था, और उसके लिए 1972 में डेनिस रिच ने किसको डेवलप कर दिया था, सी लैंग्वेज को डेवलप किया था। उसके बाद जो अगला वर्जन आया उसको हम के एंड आर सी बोलते हैं। ठीक है, जो कब की बात है, 1978 की बात है। ये सी लैंग्वेज का पहला वर्जन था। और ये यहाँ पर एक इन दोनों की फेमस किताब थी, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, ये डेनिस रिची और दूसरे थे आपके ब्रायन करिंगम। ठीक है, ये दोनों की जो किताब थी ये इसका सी लैंग्वेज का पहला वर्जन था। उसके बाद आंसी ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1989 में, और उस सी को हमने बोला C89। और ये क्या था, इसका फर्स्ट ऑफिशियल स्टैंडर्ड था। ठीक है, और आंसी का फुल फॉर्म की जब बात की जाएगी, आंसी का फुल फॉर्म होता है आपका अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो जो सबसे पहले बार जो सी को स्टैंडर्डाइज किया था वो किसने किया था, आंसी ने 1989 में। और वो कौन सा था, C89। उसके बाद आईएसओ ने इसको स्टैंडर्डाइज किया 1990 में, जिसको हमने बोला C90। और ये सबसे पहला इसका क्या था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। अगर आईएसओ की फुल फॉर्म की बात करें तो आईएसओ का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपके आईएसओ की फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद 1999 में C99 आया। और यहाँ पर जो इंप्रूवमेंट हुए वो सबसे मेजर इंप्रूवमेंट हुए थे किसमें, C99 में। अब इन मेजर इंप्रूवमेंट की अगर बात करें तो जो आपका सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट जो आपको देखने को मिलता है, जो आपका सिंगल लाइन कमेंट देखने को मिलता है, वो किसमें मिला था आपको, C99 में। हमें पता है कि सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए हम डबल फॉरवर्ड स्लैश का यूज करते हैं। तो इससे पहले C99 से पहले सी लैंग्वेज में केवल मल्टी लाइन कमेंट ही क्या होते थे, सपोर्ट करते थे। जो नया डेटा टाइप हमें यहाँ पर मिला, न्यू डेटा टाइप कौन सा वाला है, जब अपन लिखते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग इंट,
ये वाला हमें कहाँ देखने को मिला था? C99 में। इसके अलावा जो इनलाइन फंक्शन का जो कंसेप्ट है, इनलाइन फंक्शन का कंसेप्ट भी हमें यहीं पर देखने को मिला। इसके अलावा वेरिएबल को हम कहीं पर भी डिक्लेयर कर सकते हैं, कैन डिक्लेयर एनीवेयर। ये वाली बात भी हमें कहाँ देखने को मिली थी? C99 में देखने को मिली थी। इसका मतलब ये कि इससे पहले सी लैंग्वेज में जब भी किसी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया जाता था वो हमेशा एक्शन स्टेटमेंट से पहले किया जाता था। एक्शन स्टेटमेंट का मतलब है कि वो पहला स्टेटमेंट जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, जैसे आपने प्रिंटफ में कोई मैसेज प्रिंट करवाया, ठीक है, तो अगर उसके बाद आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने की कोशिश करोगे तो वहां सी लैंग्वेज में उस टाइम पे एरर होती थी। हालांकि आज भी जब आप टर्बो कंपाइलर को यूज करोगे तो वहां पर आपको एरर देखने को मिलती है। लेकिन C99 के बाद में सी लैंग्वेज में आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं पर भी कर सकते हो। हाँ, C++ में तो ये बात पहले दिन से ही है कि आप वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं पर भी करो, एक्शन स्टेटमेंट से पहले करो, एक्शन स्टेटमेंट के बाद करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद जो 2011 में जो वर्जन आया उसको हमने C11 बोला, ठीक है। यहाँ पर जो मल्टी थ्रेडिंग का जो कंसेप्ट है, ठीक है, वो इंट्रोड्यूस कर दिया था सी लैंग्वेज में, और उसके लिए एक नई हेडर फाइल हमें दी threads.h नाम से। और जो यूनिकोड का सपोर्ट है उसको क्या किया गया? इंप्रूव किया गया। और एनोनिमस स्ट्रक्चर और यूनियन हम यहाँ पर बना सकते हैं। एनोनिमस का मतलब होता है बिना नाम वाले स्ट्रक्चर और यूनियन हम बना सकते हैं। इनको जब अपन स्ट्रक्चर और यूनियन को पढ़ेंगे तो उस केस में हम देखेंगे कि एनोनिमस स्ट्रक्चर और यूनियन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। उसके बाद C17 जो 2018 में ये वर्जन आया, यहाँ पर जो पूरा का पूरा फोकस था वो बग फिक्सेस और इम्प्रूवमेंट पे था। और C23 जो 2023 में आया वो इसका लेटेस्ट वर्जन है। और साथ में यहीं पर आपको जो आपका बूल, ट्रू, फॉल्स, ये जो वाले कीवर्ड आपको देखने को मिलते हैं वो यहीं पर आपके C23 में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये वर्जन हिस्ट्री थी, ठीक है, सी लैंग्वेज को लेके। सवाल यहाँ पर जो बनेगा वो इस टाइप का सवाल बन सकता है कि सबसे जो स्टैंडर्ड जो बुक है, ठीक है, वो कौन सी वाली है? तो आप बोलोगे द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है, जो किसने लिखी थी? डेनिस रिची ने और ब्रायन करिंगम ने, इन दोनों की ये बुक है, ठीक है। और इस वर्जन को हमने बोला था K&R-C, ठीक है। कब की बात है? ये 1978 की बात है। पहली बार ऑफिशियल इसको स्टैंडर्डाइजेशन किसने किया? आंसी ने। कब की बात? 1989 की। और सबसे पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड किसने? ISO ने। कब? 1990 में। अब हम बात करते हैं सी के प्रोग्राम के स्केलेटन की, ठीक है। अब स्केलेटन बोल दीजिए या आप इसको स्ट्रक्चर बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। अब यहाँ इस बात से कंफ्यूज मत हो ना कि स्ट्रक्चर ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वाला स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ स्ट्रक्चर का मतलब है कि सी के प्रोग्राम का ढांचा, या मैं यूं कहूं कि जब आप सी का प्रोग्राम बनाओगे तो सी के प्रोग्राम में कौन कौन से सेक्शन आप रखने वाले हो, ठीक है। ऑब्वियसली जब आप सी का प्रोग्राम बनाओगे तो उसमें बहुत सारे सेक्शन आप रख सकते हो। उन बहुत सारे सेक्शंस में से कुछ सेक्शन ऐसे होते हैं जिनको आपको लिखना ही पड़ेगा, या मैं यूं कहूं कि भले ही आपको एक सिंपल सा मैसेज ही क्यों ना प्रिंट करवाना पड़े, उसके लिए जिस सेक्शन को लिखना पड़े उनको हम क्या बोलेंगे? मैंडेटरी या कंपलसरी सेक्शन। और कुछ सेक्शन ऐसे होंगे अगर हमें रिक्वायरमेंट है तो उनको हम लिख लेंगे, अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उनको हम नहीं लिखेंगे। जैसे अगर आप हमें किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन की जरूरत है तो हम उस सेक्शन को यूज करेंगे, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो हम उस वाले सेक्शन को यूज नहीं करेंगे। तो उसको स्केलेटन बोल दीजिए या स्ट्रक्चर बोल दीजिए, बात एक ही है। लिखा है कि एवरी सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शंस। ये बात बिल्कुल सही है कि सी का प्रोग्राम एक प्रोसेसर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और उसके अंदर एक या एक से ज्यादा हमेशा ही क्या मिलेंगे? आपको फंक्शन देखने को मिलेंगे। तो जब भी बात अगर फंक्शन की जाएगी तो फंक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि फंक्शन इज, हालांकि जब फंक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको और हम धूमधाम से वहां पर देखेंगे। फंक्शन इज ए block of statement which is used for performing a specific task. When called, ठीक है। बस ये जो लाइन है इस पे आपको अब फोकस करना है। यहाँ पर बोला है कि फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है। ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट का मतलब है कि हमेशा कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही लिखा जाएगा। आगे जाके हम देखेंगे कि जैसे हम
सिलेक्शन स्टेटमेंट या लूप कंट्रोल स्टेटमेंट देखेंगे तो वहां पर देखेंगे कि जब एक ही अगर स्टेटमेंट होता है उनके रेस्पेक्ट में, तो वहां पर जो ब्लॉक हम बनाते हैं वो ऑप्शनल होता है, मतलब कि उनका बाय डिफॉल्ट जो स्कोप होता है वो सिंगल लाइन ही होता है। लेकिन फंक्शन के केस में ऐसा नहीं होता। अगर फंक्शन की बॉडी में एक भी स्टेटमेंट है तब भी आपको क्या बनाना पड़ेगा, यहाँ पर ब्लॉक बनाना ही पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस के सेट में ही आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ लिखी कि फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होता है। अब इस ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में एक स्टेटमेंट भी हो सकता है और n नंबर ऑफ स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, जिसका काम होता है कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना, या मैं यूं कहूं कि जो जिस काम के लिए उसको बनाया गया है वो वाला काम उसको परफॉर्म करना। लेकिन शर्त यह है कि कब वो करेगा वो काम, जब उसको क्या किया जाएगा, कॉल किया जाएगा। मतलब फंक्शन तब तक एग्जीक्यूट नहीं होंगे जब तक उनको कॉल नहीं किया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि among all the functions there are one special and compulsory function called main function। अब आप बहुत सारे फंक्शन बनाओगे सी लैंग्वेज में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत सारे फंक्शंस में से आपको एक फंक्शन हमेशा रखना पड़ेगा जो कंपलसरी है, आपको रखना ही पड़ेगा, और उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर मेन फंक्शन बोलते हैं। अभी भी देखो यहाँ पर एक बात लिखी है कि फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है, जब उसे कॉल किया जाता है। ठीक है, तो जो आपका मेन होता है, मैन भी कब एग्जीक्यूट होगा, जब उसे कॉल किया जाएगा। चूंकि फंक्शन है तो फंक्शन तो तभी चलेगा जब इसको कॉल किया जाएगा। और मैन फंक्शन को कौन कॉल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन कॉल करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ये मैन फंक्शन होता है इसका जो नेचर होता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। कैसा होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ी सी दिक्कतें आपको जा सकती है, ठीक है, क्योंकि अभी ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आपके लिए नई है। ठीक है, तो ये स्केलेटल में कुछ चीजें ऐसी आएगी, ठीक है, जो पूरी की पूरी लैंग्वेज को क्या करेंगे, यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे आप कंफर्ट हो जाओगे। अगर कोई टॉपिक नहीं भी समझ में आया तो आप उसको इग्नोर कर देना, आगे जब उसको हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो वो वाली चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो मैन किस टाइप का फंक्शन होता है, यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन। देखो फंक्शन का काम क्या होगा, स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना जब उसको कॉल किया जाएगा। अब फंक्शन दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्री डिफाइंड फंक्शन, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। जो पहले से बने बनाए हैं, रेडीमेड हमें मिलते हैं, उनको हम प्री डिफाइंड फंक्शन बोलेंगे। और जिन्हें यूजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएगा, यूजर मानी या प्रोग्रामर जो कोड कर रहा है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो मेन फंक्शन जो नाम है वो आपको पहले से मिला हुआ है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर कोड क्या लिखना है ये प्रोग्रामर डिसाइड करता है। इसीलिए आपका जो मेन फंक्शन है वो किस कैटेगरी में जाता है, यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन की कैटेगरी में जाता है। और मेन फंक्शन को कौन कॉल करेगा, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करेगा। हर एक सी के प्रोग्राम में, ठीक है, कम से कम एक फंक्शन तो होना ही चाहिए, और वो एक फंक्शन कौन सा वाला होगा, मेन फंक्शन होगा। हाँ, ये बात तय है कि अगर सी के प्रोग्राम में मैन फंक्शन अगर नहीं है तो वो कंपाइल हो जाएगा, तो वो कंपाइल हो जाएगा, इस बात में दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर सी के प्रोग्राम में मैन फंक्शन नहीं है तो उस केस में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। क्यों नहीं एग्जीक्यूट करवा सकते, अभी अभी देखा कि मैन फंक्शन को यहां से कौन कॉल करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम जब कॉल करेगा तो ये काम तो किसका होता है, एग्जीक्यूशन का, क्योंकि प्रोग्राम को मेमोरी में लोड करवाने का काम किसका, लोडर का। और जब लोडर इसको लोड करवाएगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम किसको हिट करने की कोशिश करेगा, मैन फंक्शन को। और मैन फंक्शन अगर आपका नहीं मिला तो उस केस में आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। बाकी कंपाइलेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि मैन की जरूरत तब तक नहीं पड़ेगी जब तक लोडर का रोल ना आ जाता। और कंपाइलेशन के अंदर तो लोडर का रोल आता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जैसे कंपाइलर के पास जाएगा उसके बाद डॉट ओबीजे फाइल बनेगी, उसके बाद जैसे लिंकर के पास जाएगा वो लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके डॉट एक्सटी फाइल बना के रख देगा। यहां तक का काम कंपाइलेशन वाले प्रोसेस में हो गया। एग्जीक्यूशन के लिए कौन इन्वॉल्व होगा, आपका लोडर इन्वॉल्व होगा। और जब लोडर इन्वॉल्व होगा तब किसकी जरूरत पड़ेगी, मैन फंक्शन की। और ये लोडर वाला काम जो होगा वो तो एग्जीक्यूशन के टाइम पे होगा। तो मैन फंक्शन नहीं है तो आप एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते, मैन फंक्शन नहीं है तो सी का प्रोग्राम सक्सेसफुली कंपाइल हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से सेक्शन है या सी के प्रोग्राम में। तो मैं यहां पर सेक्शन का नेम लिख देता हूं, और यहां पर मैं रिमार्क लिख देता हूं। और रिमार्क में सिंपल सी चीज लिखनी है कि वो ऑप्शनल है या मैंडेटरी है, मानी कंपलसरी है या नहीं है। ठीक है, राइटिंग आप मैनेज कर लेना। सबसे पहला जो सेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन।
और सी के प्रोग्राम में जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है वो ऑप्शनल होता है, वैकल्पिक होता है। लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। अगर जरूरत है तो लिख दीजिए, नहीं जरूरत है तो मत लिखिए। उसके बाद अगला जो सेक्शन आता है उसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन। लिंक सेक्शन आपका मैंडेटरी होता है। कैसा होगा आपका? मैंडेटरी होगा, या मैं इसको बोल दूं कि ये कंपल्सरी होगा, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। अगला सेक्शन आता है आपका डेफिनेशन सेक्शन। और जो आपका डेफिनेशन सेक्शन होता है वो भी आपका ऑप्शनल होता है, जरूरत है तो लिखिए, नहीं जरूरत है तो मत लिखिए। अगला सेक्शन आता है आपका ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन भी आपका ऑप्शनल होगा। उसके बाद आ जाएगा आपका मेन फंक्शन। और मेन फंक्शन के दो पार्ट होंगे। पहला होगा आपका डिक्लेरेशन वाला पार्ट, और दूसरा आपको देखना को मिलेगा एग्जीक्यूटेबल पार्ट या कोड। टेबल पार्ट। और सबसे आखिरी में आपको देखने को मिलता है, ध्यान रखना, जो मेन फंक्शन वाला जो पोर्शन होगा वो हमेशा मैंडेटरी होगा, आवश्यक है लिखना। इसके बिना आपका कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। और आखिरी में आता है आपका सब प्रोग्राम सेक्शन। और जो आपका सब प्रोग्राम सेक्शन होता है, ठीक है, वो हमेशा ऑप्शनल होता है। लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। इसी सब प्रोग्राम सेक्शन को हम कई बार क्या बोल देते हैं, यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन भी बोल देते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन सेक्शन भी बोल देते हैं, ठीक है। जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है, इसका कई बार नाम कमेंट सेक्शन भी हम इसको बोल देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने सेक्शन हो गए? पहला डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा लिंक, तीसरा डेफिनेशन सेक्शन, चौथा ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, पांचवा मैन फंक्शन, और छठा हो गया आपका सब प्रोग्राम सेक्शन। इन 6 सेक्शन में जो आपके 2 सेक्शन है, ठीक है, वो आपके कंपलसरी है, मतलब लिखने ही पड़ेंगे। अगर आपको छोटा सा मैसेज भी प्रिंट करवाना है तो उस केस में ये दोनों सेक्शन तो आपके होने ही चाहिए। बाकी 4 जो सेक्शन है वो आपके ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, ठीक है। जब आपको जरूरत पड़े उस पर्टिकुलर सेक्शन की तो आप उसको यूज करोगे, जब जरूरत नहीं है तो आप उसको यूज नहीं करोगे। अब वन बाई वन करके इनके बारे में हम देखते हैं कि हर एक पर्टिकुलर सेक्शन का क्या मीनिंग होता है, और हर एक पर्टिकुलर सेक्शन को हमें कब यूज करना चाहिए और किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का क्या काम होगा? दिस सेक्शन इज ऑप्शनल एंड यूज फॉर राइट कमेंट्स। एंड कमेंट्स क्या होंगे? कमेंट्स का सिंपल सा मतलब होता है, कमेंट्स आर those line which ignore by compiler and provide information about प्रोग्राम, ठीक है। तो क्या होगा कि पहली बात तो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कैसा है? ऑप्शनल है, और इसका काम क्या होता है? कमेंट्स लिखने के लिए काम में आएगा। अब कमेंट्स क्या होगी? ऐसी लाइनें होगी जिन्हें आपका कंपाइलर जो है वो क्या करता है? इग्नोर करता है। अब कंपाइलर इग्नोर करता है, इसका मतलब है कि कमेंट्स आर नेवर एग्जीक्यूटेड। कमेंट्स आर नेवर एग्जीक्यूटेड। आगे बात समझ में आपको? ठीक है, क्योंकि जब कंपाइलर ही इनको इग्नोर कर देगा तो वो कभी भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोड में जाएगी नहीं, और जब कभी ऑब्जेक्ट कोड में जाएगी नहीं तो वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो कमेंट्स वाली लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती, और इनका काम क्या होता है? सिंपल सा उस प्रोग्राम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। आमतौर पे जो कमेंट्स होते हैं, कमेंट्स प्रोवाइड कमेंट्स प्रोवाइड्स
रीडेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में 3 चीजें आप कमेंट्स की हेल्प से कर सकते हो। जब आप कमेंट्स प्रॉपर तरीके से लिखते हो तो आपके जो प्रोग्राम की रीडेबिलिटी है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है कि मान के चलो आपने कोई भी लाइन लिखी है और उस लाइन के बारे में अगर आपने बता रखा है तो उसके से होगा क्या, जब इन फ्यूचर आप भी इसको वापस से गो थ्रू करोगे या कोई दूसरा प्रोग्रामर उस सेम प्रोजेक्ट पे काम करेगा, ठीक है, तो उसकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी। जब रीडेबिलिटी बढ़ेगी तो उससे उसकी समझ भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, उसका अंडरस्टैंडेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। और जिस प्रोजेक्ट में कमेंट्स प्रॉपर तरीके से मेंशन होते हैं, ठीक है, उसको मेंटेन करना बहुत ही आसान होता है, ठीक है, क्योंकि किस लाइन का क्या पर्पज है ये सारी बातें जब लिखी हुई होती है और जब कोई नया प्रोग्रामर आके या आप भी उस पर काफी समय बाद अगर आप उस पर काम कर रहे होते हो तो आपको सारी चीजें कमेंट्स की हेल्प से पता होती है कि कौन सी वाली लाइन का क्या मतलब है, ये जो पूरा का पूरा कोड है वो किस बारे में है। अब होता क्या है कि कमेंट्स यहां पर कंपाइलर के थ्रू इग्नोर किए जाते हैं और कैसा सेक्शन है या ऑप्शनल सेक्शन है, लेकिन रिकमेंडेशन हमेशा ये होता है कि आपको हमेशा कमेंट्स मेंशन करने चाहिए। जब जब आपको रिक्वायरमेंट हो, जब जब आपको लगे कि हाँ इसके बारे में बताना चाहिए, तब तब आपको कमेंट्स मेंशन करने चाहिए। और सी लैंग्वेज में ये काम 2 तरीके से हो सकता है, ठीक है। सी लैंग्वेज में काम 2 तरीके से हो सकता है। पहला होता है आपके सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स, सिंगल लाइन कमेंट का मतलब ऐसे कमेंट जो सिर्फ एक ही लाइन में लिखे जाए, या मल्टी लाइन कमेंट का मतलब ऐसे कमेंट जिनको आप मल्टीपल लाइन में एक्सपांड कर रहे हो। या मैं यूं कहूं कि जब आपको कमेंट जब लिखना है, अगर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है तो उस केस में आप किसका यूज करोगे, मल्टी लाइन कमेंट्स का। और सिंगल लाइन कमेंट्स एक लाइन में लिखने के लिए आप सिंगल लाइन कमेंट्स का यूज करोगे। याद होगा आपको सिंगल लाइन कमेंट का जो कंसेप्ट आया था वो कौन से वाले वर्जन में देखने को मिला था हमें, C90 में, जिसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस हुए थे, ठीक है। वहां पर हमें 99, ठीक है, वहां पर हमें सिंगल लाइन कमेंट्स वाला कंसेप्ट देखने को मिला था। उससे पहले सी लैंग्वेज में केवल और केवल मल्टी लाइन कमेंट्स ही सपोर्ट होते थे। अगर आपको सी लैंग्वेज में सिंगल लाइन कमेंट्स लिखना है तो सिंगल लाइन कमेंट्स को लिखने के लिए आप किसका यूज करोगे, स्टार्ट्स विद डबल फॉरवर्ड स्लैश। इससे स्टार्ट होते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से आपके स्टार्ट होंगे। और जो मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो स्टार्ट किससे होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट होते हैं, और एंड किससे होते हैं, एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश से एंड होते हैं। इनके बीच में जो कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा क्या माना जाएगा, मल्टी लाइन कमेंट्स माना जाएगा। या मैं यूं कहूं कि किसी भी लाइन के स्टार्टिंग में अगर डबल फॉरवर्ड स्लैश मिल जाता है तो उसके बाद कंपाइलर उस पूरी की पूरी लाइन को क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है, भले आपने उस लाइन में कुछ भी कैसे भी लिखा हो, ठीक है, क्योंकि डबल फॉरवर्ड स्लैश दिखते ही वो समझेगा कि ये कमेंट्स वाली लाइन है और मुझे क्या करना है, इसको इग्नोर करना है। जब कभी भी किसी लाइन में फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक मिल जाता है तो जो आपका कंपाइलर होता है वो एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश को ढूंढता है। जब तक एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश नहीं मिल जाता, ठीक है, तब तक वो स्कैन करता रहेगा, और जैसे एस्ट्रिक फॉरवर्ड स्लैश मिला उसके बाद वो ये समझता है कि इस कमेंट्स का क्या हो चुका है, यहाँ पर एंड हो चुका है। अब इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलो आपने मल्टी लाइन कमेंट्स कुछ इस तरीके से स्टार्ट किए, उसके बाद यहां आपने एंड कर दिए, और उसके बाद यहां पर कुछ स्टेटमेंट आपने लिख दिए। तो क्या इन स्टेटमेंट को कंपाइलर रीड करेगा या नहीं करेगा, तो आपका जवाब है बिल्कुल कंपाइलर रीड करेगा, क्योंकि मल्टी लाइन कमेंट का ये स्टार्टिंग डेलीमीटर होता है और ये उसका एंडिंग डेलीमीटर होता है। इसके आगे जो कुछ भी आपने लिखा है, ठीक है, उसको कंपाइलर क्या करेगा, रीड करेगा। हाँ, डबल फॉरवर्ड स्लैश से है तो फिर उस पूरी की पूरी लाइन में भले ही आपने कुछ भी लिखा हो उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी इस चैन को आप कैसे ही बनाओ, ठीक है, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। आपने यूं लिखा स्टार्ट फॉरवर्ड स्लैश, फिर आपने नीचे वाली लाइन से लिखा है, ठीक है, और इस तरीके से बंद किया हो, ठीक है, इसके जस्ट आगे से लिखा हो, उन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इसका स्टार्टिंग डेलीमीटर है, ये इसका एंडिंग डेलीमीटर है। इनके बीच में जो कुछ भी लिखा जाएगा वो मल्टी लाइन कमेंट माना जाएगा। अगर आपने इस तरीके से भी लिखा है इसको, तो भी क्या माना जाएगा, आपका मल्टी लाइन कमेंट ही माना जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने तो एक ही लाइन में लिखा तो सिंगल लाइन कमेंट होगा, नहीं, सिंगल लाइन कमेंट की शर्त क्या है
कि आपका जो कमेंट्स है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, डबल फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। अगर वो फॉरवर्ड स्लैश एस्ट्रिक से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब वो मल्टीलाइन कमेंट है। अब मल्टीलाइन का मतलब एक लाइन भी हो सकता है, 50 लाइन भी हो सकती है, 1000 लाइन भी हो सकती है। तो जो आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ऑप्शनल है, लेकिन काम क्या होता है, कमेंट्स लिखने का काम होता है। ऐसी लाइनें जिन्हें आपका कंपाइलर इग्नोर करेगा, जब कंपाइलर इग्नोर करेगा तो ऐसी लाइनें कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होती है। प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी है तब आप किसका यूज करोगे, कमेंट्स का यूज करोगे। कमेंट जब आप लिखते हो तो आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी बढ़ जाती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है, और उस ऐसे कोड को मेंटेन करना आसान होता है, इसलिए उसकी मेंटेनेबिलिटी भी बढ़ जाती है। सी जैसी लैंग्वेज में दो तरीके से कमेंट्स लिख सकते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं यहाँ पर, तो आपने लिखा प्रोग्राम टू प्रिंट सुराको अकेडमी। ठीक है, तो यहां से समझ आ रहा है कि ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, जो जो भी नीचे प्रोग्राम लिखा हुआ होगा वो क्या कर रहा है, एक मैसेज प्रिंट करवा रहा है सुराको अकेडमी। अगर ऐसे मैंने कोई मल्टी लाइन कमेंट लिखा है, ठीक है, प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर, numbers are entered at run time। इस तरीके से आपने कमेंट्स लिखा है, तो ये क्या माने जाएंगे, आपके मल्टी लाइन कमेंट्स माने जाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग डेलीमीटर है और ये यहाँ पर इसका एंडिंग डेलीमीटर है। अगला जो सेक्शन आता है वो आपका लिंक सेक्शन आता है, और लिंक सेक्शन का काम क्या होता है, हेडर फाइल को इंक्लूड करने का। The link section is compulsory and used for include header file। हेडर फाइल को इंक्लूड करने के लिए किसको यूज करेंगे, हम लिंक सेक्शन को यूज करेंगे। अब ये समझते हैं कि हेडर फाइल होती क्या है। ठीक है, तो देखो, हेडर फाइल बेसिकली कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड्स। द हेडर फाइल आर कलेक्शन ऑफ आइडेंटिफाइड्स। ठीक है, अभी आइडेंटिफाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, पहचान वाले शब्द होते हैं। ठीक है, जब अगला टॉपिक टोकन पढ़ेंगे तो टोकन में इस आइडेंटिफायर को हम और अच्छे से समझ लेंगे। अभी के लिए यूं समझ लीजिए कि किसी वेरिएबल का नाम है आइडेंटिफायर है, किसी फंक्शन का नाम है आइडेंटिफायर है, किसी एरे का नाम है आइडेंटिफायर है, किसी कॉन्स्टेंट का नाम है आइडेंटिफायर है, पॉइंटर का नाम है आइडेंटिफायर है। जो भी जितने भी पहचान के जो शब्द होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर होते हैं। तो हेडर फाइल किसका कलेक्शन है, आइडेंटिफायर का कलेक्शन है। एंड जनरली contains डिक्लेरेशन, और डिक्लेरेशन को हम बोलते हैं प्रोटोटाइप। डिक्लेरेशन ऑफ प्रीडिफाइंड फंक्शन कॉमा मैक्रोज एटसेट्रा। अब यहां से इस बात को समझिए कि हेडर फाइल किसका कलेक्शन है, आइडेंटिफायर का कलेक्शन है। और आमतौर पे हेडर फाइल में क्या रहता है, जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन है, जितने भी पहले से बने बनाए फंक्शन है, उन फंक्शन का क्या रहता है, उसके पास डिक्लेरेशन रहता है। और डिक्लेरेशन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रोटोटाइप बोलते हैं। देखो, फंक्शन जब होगा ना, ठीक है, ये तो इसके तीन मेन पार्ट होते हैं, तीसरे को कॉलिंग को इग्नोर करके चलते हैं, दो पार्ट पे फोकस करते हैं। पहला होता है डिक्लेरेशन और दूसरा होता है डेफिनेशन। दूसरा होता है आपका डेफिनेशन। डिक्लेरेशन को आप बोलते हो प्रोटोटाइप और डेफिनेशन को आप बोलते हो बॉडी। ठीक है, अब देखो, फंक्शन है तो वो क्या है, ये बात कहां लिखी हुई होती है, हेडर फाइल में। वो क्या है, ये बात कहां लिखी हुई होती है, हेडर फाइल में। ये जितना भी रायता फैल रहा है वो किसके रिगार्डिंग फैल रहा है, प्री डिफाइंड फंक्शन के रिगार्डिंग। इसके रिगार्डिंग प्री डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन का तो सारा काम हम एक ही जगह करेंगे। तो जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उन सबका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन ये बताता है कि वो क्या है,
ये कहाँ लिखा हुआ होता है, हेडर फाइल में। और उनकी जितनी भी डेफिनेशन है, ठीक है, वो डेफिनेशन कहाँ होती है, हमेशा लाइब्रेरी फाइल में। तो जितने भी आपके प्रीडिफाइंड फंक्शन है उनका डिक्लेरेशन माने प्रोटोटाइप कहाँ पर, हेडर फाइल में। जितने भी प्रीडिफाइंड फंक्शन उनकी डेफिनेशन माने वो कैसे काम करेंगे, ये बात कहाँ लिखी हुई होती है, लाइब्रेरी फाइल में लिखी हुई होती है। जैसे आप बहुत फेमिलियर हो, ठीक है, क्योंकि यहां तक आए हो तो शायद पहले कुछ ना कुछ तो किया होगा सी लैंग्वेज में, ठीक है। तो जैसे प्रिंटफ फंक्शन है आपका, ठीक है, तो प्रिंटफ क्या है, ये बात कहाँ लिखी हुई है, हेडर फाइल में। कौन सी हेडर फाइल में, तो जवाब होगा साहब stdio.h नाम की हेडर फाइल है, उसमें ये लिखा हुआ है कि प्रिंटफ साहब क्या है। अब प्रिंटफ कैसे काम करेगा, ये बात तो कहाँ लिखी हुई है, लाइब्रेरी फाइल में लिखी हुई है। और लाइब्रेरी फाइल वाला काम तो आपका लिंकर करेगा, जब ओबीजे फाइल बनने के बाद लाइब्रेरी फाइल को अटैच करके आपकी .exe फाइल बनाएगा उस टाइम पे। प्रोटोटाइप का मतलब डमिंग होता है, ठीक है, कि वो एक्चुअल में कोई काम नहीं कर रहा, लेकिन पता उसके बारे में सब कुछ आपको लग जाएगा। जैसे मान के चलो खेत में आपने एक डंडा खड़ा किया, ठीक है, और उस वहां पर आपने दादाजी का शर्ट पहना दिया, ठीक है। जब बाहर से जानवर आएगा ना, उसको लगेगा कि दादाजी खड़े हैं, क्या वाकई में दादाजी खड़े हैं, नहीं, लेकिन फील आता है, ठीक है। ऐसे आप देखो, आप गारमेंट्स की शॉप के बाहर जाते हो, ठीक है, वहां पर अच्छे से एक मॉडल को क्या करता है, कपड़े पहना के रखते हैं, ठीक है, देखते कितना फील आता है, ठीक है। वो क्या वाकई में वो इंसान है, लड़का या लड़की है, नहीं, लेकिन फील तो आता है एटलीस्ट, ठीक है। तो वो वाला काम क्या होता है आपका, प्रोटोटाइप वाला, कि हाँ रियलिटी में जब आप उस कपड़े को पहनोगे तो ऐसे आप लगोगे। तो क्या है, ठीक है, ये बात हेडर फाइल में फंक्शन के रिगार्डिंग। और वो कैसे काम करेगा, ये बात कहां पर, लाइब्रेरी फाइल में फंक्शन के रिगार्डिंग। और इसके अलावा मैक्रो, मैक्रो अभी अगले वाले सेक्शन में मैक्रो को भी डिस्कस कर लेंगे कि हम मैक्रो किसको बोलेंगे। बाकी जब प्री प्रोसेस डायरेक्टरी हम पढ़ रहे होंगे, वहां पर हम मैक्रो को बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हेडर फाइल किसका कलेक्शन, आइडेंटिफायर का। और आमतौर पे जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन होते हैं उनका प्रोटोटाइप कहाँ बैठा होता है, आपके हेडर फाइल में। अब आप को ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फर्क होता है। डिक्लेरेशन क्या है, डेफिनेशन कैसे काम करेगा, कहाँ, हेडर फाइल में, डेफिनेशन कहाँ, लाइब्रेरी फाइल में। अब किसी भी हेडर फाइल को अगर आपको इंक्लूड करना है तो इंक्लूड कैसे करोगे, मैं आपको सिंटैक्स लिख देता हूं, कैसे इंक्लूड करोगे आप हेडर फाइल को। तो उसके दो सिंटैक्स है, ठीक है। पहला है आपको लिखना हैज इंक्लूड, और उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट में आपको लिखना है नेम ऑफ हेडर फाइल। और उसके बाद आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हैज इंक्लूड, और डबल कोट्स में आप क्या लिख दीजिए, नेम ऑफ हेडर फाइल। देखो जी, ये अकेला आता है तो ये कौन सा सिंबल होता है, लेस देन वाला सिंबल होता है। अकेला आता है तो कौन सा वाला सिंबल होता है, ये ग्रेटर देन वाला सिंबल होता है। जब ये जोड़े से आते हैं तो ये बन जाता है आपका एंगुलर ब्रैकेट। क्या बन जाता है आपका, एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। तो जब भी आप किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो तो हेडर फाइल का जो नेम लिखा जाएगा वो किस में लिखा जाएगा, हमेशा एंगुलर ब्रैकेट में लिखा जाता है। आप चाहो तो इसको डबल कोट्स में भी लिख दीजिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि एंगुलर ब्रैकेट का यूज आमतौर पे हम कब करते हैं, यूज फॉर प्री डिफाइंड हेडर फाइल्स, प्री डिफाइंड हेडर फाइल, जितनी भी प्री डिफाइंड हेडर फाइल है, ठीक है, उनको इंक्लूड करने के लिए, अपने प्रोग्राम में लाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हैं। जैसे आपने लिखा हैज इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट stdio.h, आपने लिखा हैज इंक्लूड stdlib.h, हैज इंक्लूड math.h। ऐसे एन नंबर ऑफ हेडर फाइल आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो जितने भी प्रीडिफाइंड हेडर फाइल्स है उनके लिए आप आमतौर पे किसका यूज करते हो, एंगुलर ब्रैकेट का यूज करते हो। जबकि जो डबल कोट्स वाला जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, यूज फॉर यूजर डिफाइंड हेडर फाइल्स, ठीक है। कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है, हम भी अपनी खुद की हेडर फाइल बना सकते हैं। और जब हम हमारी खुद की हेडर फाइल बनाएंगे तब हम किसका यूज करते हैं, डबल कोट्स का यूज करते हैं। जैसे हमने लिखा हैज इंक्लूड, और उसके बाद यहां पर जैसे मैंने लिखा माई फाइल डॉट
h, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमने खुद ने हेडर फाइल बनाई है उसको हम किसके थ्रू लेके आएंगे, डबल कोट्स के थ्रू, और जो पहले से बनी बनाई है उसको किसके थ्रू लेके आएंगे, एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू लेके आएंगे। या मैं यूं कहूं, ठीक है, कि जो आपका बिन के अंदर इंक्लूड फोल्डर है, ठीक है, बिन के अंदर जो इंक्लूड फोल्डर है, उस इंक्लूड नाम के फोल्डर से जो भी हेडर फाइल आप लेके आओगे उसको आप एंगुलर ब्रैकेट में पटक देना, वो चल जाएगी। अगर आपने भी कोई अपनी हेडर फाइल बनाई है और उस हेडर फाइल को अगर आपने इंक्लूड नाम के फोल्डर में पेस्ट कर दिया है तो आप उसको भी किसके थ्रू ला सकते हो, एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू ला सकते हो, ठीक है। बाकी डबल कोट्स का यूज आमतौर पे हम तब करते हैं जब हमें यहाँ पर कंप्लीट पाथ देना होता है, ठीक है। इसका यूज हम कब करेंगे आमतौर पे, जब रिक्वायर्ड टू मेंशन कंप्लीट पाथ, ठीक है। देखो ये आपके स्पेसिफिक फोल्डर में है तब कोई दिक्कत नहीं, स्पेसिफिक फोल्डर में आप एंगुलर ब्रैकेट का यूज करो, आप डबल कोट्स का यूज करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कंप्लीट पाथ देना है तब आप हमेशा किस में दे सकते हो, डबल कोट्स में कंप्लीट पाथ दे सकते हो, एंगुलर ब्रैकेट में आप कंप्लीट पाथ नहीं दे सकते। बाकी जनरल फिनोमिना ये होता है कि भैया एंगुलर ब्रैकेट का यूज हम प्रीडिफाइंड हेडर फाइल के लिए करते हैं और डबल कोट्स का यूज हम यूजर डिफाइंड हेडर फाइल के लिए करते हैं, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अगर इस वाले फोल्डर में है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्री डिफाइंड है कि यूजर डिफाइंड है, आप डबल कोट्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो, आप उसको एंगुलर ब्रैकेट के थ्रू भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जब आपको कंप्लीट पाथ देना है तो कंप्लीट पाथ देने के लिए केवल और केवल डबल कोट्स का यूज किया जाएगा, उस केस में वहां पर आप एंगुलर ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। जब ये जोड़े से आएंगे तो क्या कहलाएंगे, एंगुलर ब्रैकेट कहलाएंगे। यहाँ पर जो हैश जो होता है उसको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, और जो इंक्लूड होता है इनको हम बोलते हैं प्री प्रोसेसर कमांड, प्री प्रोसेसर कमांड, ठीक है। अब यहां बात को समझना, ठीक है, कि जितनी भी लाइनें हैश वाले सिंबल से स्टार्ट होती है, ठीक है, इसका मतलब है कि उनको प्रोसेस होने से पहले ही प्रोसेस कर लेना, या मैं यूं कहूं कि ऐसी लाइनें जिनको कंपाइल होने से पहले अगर आपको रिजोल्व करवाना है, ठीक है, तो उस केस में आपको उस वाली लाइन को कैसे शुरू करना पड़ेगा, हैश वाले सिंबल से यूज करना शुरू करना पड़ेगा। और उसके आगे जो लिखा हुआ होता है वो होती है आपकी प्री प्रोसेसर कमांड की एग्जैक्टली काम क्या करना है। जैसे आपने लिखा इंक्लूड कमांड, तो इंक्लूड कमांड का मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इस वाली सोर्स फाइल में क्या करना है, इंक्लूड करना, उसके साथ उसको अपेंड करना है। ऐसे आगे जाके आप पढ़ोगे डिफाइन कमांड, ठीक है। तो डिफाइन कमांड जब आप पढ़ोगे तो उसके थ्रू आप क्या बना रहे होंगे, वहां पर मैक्रोज आप बना रहे होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी प्री प्रोसेसर कमांड होती है, ठीक है। बस समझना यह है कि हैश वाली जितनी भी लाइनें होती है वो कंपाइल होने से पहले क्या कर ली जाती है, रिजोल्व कर ली जाती है। तो जब भी आप किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करते हो, ठीक है, तो जैसे आप कंपाइल करते हो, ठीक है, तो जैसे मान के चलो कि आपने अपने प्रोग्राम में लिखी थी 5 लाइन और जैसे आप कंपाइल करते हो तो लिखा होता लाइन कंपाइल्ड 320, तो ये 320 कहां से आया, ठीक है, क्योंकि ये 320 जो आया वो जो हेडर फाइल आपने इंक्लूड की थी उसका सोर्स कोड आपकी फाइल में आके क्या हो चुका है, अपेंड हो चुका है। अब ये मत बोलना कि हमें तो दिखता नहीं है, वो दिखता इसलिए नहीं है कि वो इंटरमीडिएट फाइल में जाके होता है। जब आपका प्री प्रोसेसर चलता है तो उस केस में एक इंटरमीडिएट फाइल बनती है, उसमें आता है, आपकी डॉट सी फाइल में आके वो अपेंड नहीं होगा। तो ये यूज था आपका लिंक सेक्शन का। अगला सेक्शन आपका डेफिनेशन सेक्शन, एंड द डेफिनेशन सेक्शन इज यूज फॉर डिफाइन सिंबॉलिक कांस्टेंट एंड मैक्रोज यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब जैसे मान के चलो कि आपके पास पाई है, ठीक है, हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 3.14 पाई की वैल्यू फिक्स होती है। तो इस टाइप के जो सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं उन्हीं को मैक्रो बोलते हैं, ठीक है। उनको हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन वाले सेक्शन में हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी का यूज करके हम उनको बना सकते हैं। क्या फायदा होगा, देखो ऐसे लिखोगे, सबसे पहले तो इसका सिंटेक्स देखो। सबसे पहले आपको लिखना होता है हैश, हैश के बाद लिखते हो आप डिफाइन, डिफाइन के बाद आपको लिखना होता है नेम, और नेम के बाद आपको मेंशन करनी होती है वैल्यू। देखो सबसे पहले आपने लिखा हैश, हमें अभी अभी सीख के आए कि हैश क्या है, यहाँ पर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ठीक है। डिफाइन क्या है यहाँ पर, प्री प्रोसेसर कमांड,
ठीक है, यहाँ पर ये जो नेम है इसको आप मैक्रो नेम बोल सकते हो, मैक्रो नेम, और वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, वैल्यू फॉर मैक्रो। ठीक है, एक चीज आप यहाँ नोटिस कर रहे हो, हमने जो है नेम लिखा है ना वो कैपिटल लेटर में लिखा है। ठीक है, ऐसा रिकमेंडेशन होता है कि जब भी आप सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करो, ठीक है, तो उसको आप हमेशा इसमें रखना चाहिए, आपको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। एक तरीके से कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है, आप उसकी वैल्यू को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। या मैं यूं कहूं कि सी लैंग्वेज में कांस्टेंट बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला होता है आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर लो, और दूसरा होता है कि आप हैज डिफाइंड प्री प्रोसेस डायरेक्टरी का आप यूज कर लो। हाँ, दोनों में फर्क होता है, और वो फर्क यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जब भी आप हैज डिफाइंड प्री प्रोसेस डायरेक्टरी के थ्रू कोई भी कांस्टेंट बनाते हो, तो उस केस में वो जो स्टेटमेंट होता है वो कभी भी सेमीकोलन से टर्मिनेट नहीं होता है। दूसरी चीज, कभी भी आपको डेटा टाइप लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपने यहां पर मैक्रो बनाया उसको कभी भी मेमोरी में स्पेस नहीं मिलता है। कैसे? जैसे मान के चलो आपने लिखा हैज डिफाइन पाई 3.14, और दूसरा कांस्टेंट आपने बनाया है हैज डिफाइन लेट्स से मैक्स 56। तो देखो, पहली चीज, क्या आपने कहीं पर भी यहाँ पर डेटा टाइप का यूज किया? आपका जवाब होगा नहीं। क्या स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए आपने सेमीकोलन का यूज किया? नहीं किया। आपके प्रोग्राम में मान के चलो ये आपने कोड लिखा है, ठीक है, इस कोड में आपने पाई और मैक्स को कई बार यूज किया होगा, पाई और मैक्स को आपने कई बार यूज किया होगा। ठीक है, तो ये जो पाई और मैक्स जितनी बार यूज हो रहे हैं या जितनी बार आपने यहाँ पर डिफाइन किया, ये कहीं पर भी मेमोरी में किसी भी तरह का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते। क्यों स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते? देखो, इसका जो रायता होता है वो कंपाइल होने से पहले ही फैल जाता है, और कंपाइल होने से पहले जब फैलता है तो ये टेक्स्ट की फॉर्म में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। मतलब जहां जहां इस पूरे प्रोग्राम में आपको पाई दिखेगा, इस पाई को वो 3.14 से रिप्लेस कर देगा। जहां जहां पाई दिखेगा उसको 3.14 से रिप्लेस कर देगा, और जहां जहां मैक्स दिखेगा वहां 56 लिख देगा, जहां जहां मैक्स दिखेगा वहां पर 56 लिख देगा। और ये कार्यक्रम कब हुआ? ये कार्यक्रम हो गया कंपाइल होने से पहले ही हो गया। ठीक है, मतलब आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेमोरी तक इस डेटा को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं हुई। ऑब्वियसली आप इसको किसी न किसी एक्सप्रेशन में कहीं ना कहीं आप यूज कर रहे होंगे। ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन के साथ में फिर वो वैल्यू क्या हो जाएगी, इवेलुएट हो जाएगी। तो जितने भी आपके सिंबॉलिक कांस्टेंट होते हैं या जितने भी कांस्टेंट या मैक्रो आपके हैज डिफाइंड प्री प्रोसेस डायरेक्टरी से बनते हैं, वो कभी भी मेमोरी में किसी भी तरह का स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ये सवाल अक्सर कई बार पूछा जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यही बनता है कि क्या इनको मेमोरी में स्पेस मिलेगा? तो नहीं। क्या किसी तरह के डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। क्या स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन की रिक्वायरमेंट होती है? नहीं। क्या कैपिटल लेटर में लिखना जरूरी है? नहीं, रिकमेंडेशन है। ठीक है, कि ये आपके कोड में आसानी से क्या हो समझ पाए कि भैया पाई की कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो वैल्यू आपने देके आए हो वो वैल्यू से क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रिकमेंडेशन ये होता है कि सिंबॉलिक कांस्टेंट को आपको हमेशा किस में लिखना चाहिए, कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए। बाकी अगर आप पाई को पाई लिखोगे तो भी चलेगा, पाई को पाई लिखोगे तो भी चलेगा। तो उम्मीद है ये वाला सेक्शन आपको समझ में आया होगा। ध्यान रखना ये ऑप्शनल होता है। कैसा सेक्शन है ये? ऑप्शनल है। जरूरत है तो लिख दीजिए, नहीं जरूरत है तो आप मत लिखिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अब देखो ये दो टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, एक आपका होता है लोकल और एक होता है आपका ग्लोबल। ठीक है, बाकी बात तो जब आप स्टोरेज क्लास पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगी। बस एक माइनर सा मैं समझा देता हूं कि ग्लोबल और लोकल का मतलब क्या होता है। ग्लोबल और लोकल, इसका मतलब होता है विदाउट एनी ब्लॉक। लोकल का मतलब होता है विद इन ब्लॉक। मतलब कोई भी चीज अगर वो ब्लॉक के अंदर अगर डिफाइन की गई है, कोई भी चीज, ठीक है, वो अगर आपके ब्लॉक के अंदर डिफाइन की गई है तो वो हमेशा क्या मानी जाएगी, लोकल मानी जाएगी। या मैं यूं कहूं कि इसका जो स्कोप होगा, दायरा होगा एक्सेस करने का, वो इस ब्लॉक के अंदर तक ही है,
आप इस ब्लॉक के बाहर उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। और ग्लोबल का मतलब होता है विदाउट एनी ब्लॉक। इसका मतलब है कि यहाँ पर ब्लॉक वाला कंसेप्ट नहीं होता है। इसका जो स्कोप होता है वो ग्लोबल होता है, थ्रू आउट दी प्रोग्राम होता है। आपको जहां कहीं पर भी इसको एक्सेस करना है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो जब कभी भी आपको ग्लोबल वेरिएबल बनाने हैं, ठीक है, तो ग्लोबल वेरिएबल बनाने के लिए आपको उन्हें ब्लॉक के बाहर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। जब आप उनको ब्लॉक के बाहर बनाओगे तो उस केस में भले आपने यहाँ कितने फंक्शन बना रखे हो, भले आपने कितने ब्लॉक बना रखे हो, वो सारे के सारे ब्लॉक इनको क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। किनको, ग्लोबल वाले को। जबकि लोकल वाला ब्लॉक के अंदर बनेगा और उस ब्लॉक के बाहर आप उसको कभी भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ग्लोबल वेरिएबल आप किसको बोलोगे, ऐसा वेरिएबल जो ब्लॉक के बाहर डिक्लेयर हुआ है। और लोकल वेरिएबल जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है। जो ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर हुआ है उसको सिर्फ आप ब्लॉक के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते हो। और जो आपका ग्लोबल बना है उसको आप कहीं से भी और कैसे भी आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो वेरिएबल एंड फंक्शन डिक्लेयर आउटसाइड ऑल ब्लॉक आर कॉल्ड ग्लोबल डिक्लेरेशन। ठीक है, कैसा सेक्शन होता है ये, अगेन आपका ऑप्शनल सेक्शन होता है। लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। नाउ नेक्स्ट सेक्शन, द मैन फंक्शन। लिखा है कि एवरी सी प्रोग्राम मस्ट हैव मैन फंक्शन एंड द एग्जीक्यूशन ऑफ सी प्रोग्राम बिगिंस फ्रॉम मैन फंक्शन। विदाउट मैन फंक्शन कंपाइलेशन इज पॉसिबल। विदाउट मैन फंक्शन कंपाइलेशन इज पॉसिबल बट नॉट एग्जीक्यूशन। ठीक है, ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, कि आपके प्रोग्राम में मैन फंक्शन नहीं होगा तो आप उसको कंपाइल कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करवा पाओगे। क्यों नहीं करवा पाओगे, रीजन हम ऑलरेडी जान चुके हैं। ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हिट करेगा किसको, मैन फंक्शन को। और जब उसको मैन फंक्शन नहीं मिलेगा तो उस केस में आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन नहीं हो सकती। बाकी हर एक सी के प्रोग्राम के पास में मैन फंक्शन तो होना ही चाहिए। कितने होने चाहिए, जवाब है एक ही होना चाहिए। एक से ज्यादा लिखोगे तो भी काम गलत होगा, क्योंकि जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम मैन फंक्शन को हिट करेगा, ठीक है, अगर एक से ज्यादा मिलेंगे तो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर लड़ाई हो जाएगी। अब यूं मत सोचना कि साहब पहले नंबर पे जो मिल जाए उससे काम हो जाएगा, क्या नहीं, उससे काम नहीं होगा। तो मैन फंक्शन केवल और केवल एक ही होता। हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शन कितने हो सकते हैं, ठीक है, इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैन फंक्शन केवल और केवल एक ही होगा। और दो सेक्शन इसके होते हैं, एक डिक्लेरेशन पार्ट होता है, ठीक है, और दूसरा होता है आपका टेबल कोड। ठीक है, डिक्लेरेशन पार्ट पे आमतौर पे आप वेरिएबल का क्या करते हो, डिक्लेरेशन करते हो। और एग्जीक्यूशन वाले पार्ट पे आप क्या लिखोगे, वो एक्शन स्टेटमेंट लिखोगे जिस काम को करने के लिए आपने ये फंक्शन बनाया है या आपने कोड लिखा है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है, उनका कुछ ना कुछ रेस्पॉन्स आएगा। जबकि डिक्लेरेशन वाले पार्ट में जितने भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन होगा वो यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बाकी हमें पता है कि मेन फंक्शन में जितने भी जो स्टेटमेंट लिखे जाएंगे वो सारे के सारे स्टेटमेंट किससे टर्मिनेट होंगे, यहाँ पर सेमीकोलन से टर्मिनेट होंगे। ठीक है, बाकी आप चाहो तो मेन फंक्शन कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, आपको लिखना होता है यहाँ पर वॉइड, वॉइड के बाद में मैन, और यहाँ पर सबसे पहले आप डिक्लेरेशन स्टेटमेंट लिखोगे, उसके बाद आप एक्शन स्टेटमेंट लिखोगे। आप चाहो तो यहाँ वॉइड की जगह आप इंट भी लिख सकते हो, आप इंट मैन लिख सकते हो। और इंट मैन जब आप लिखोगे, ठीक है, तो यहाँ स्टेटमेंट लिखने के बाद आखिरी में आपको रिटर्न स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। और रिटर्न में हम आमतौर पे 0 रिटर्न करवाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और फंक्शन के रिगार्डिंग ध्यान रखना, ठीक है, कि फंक्शन कब चलते हैं, जब उन्हें कॉल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही फंक्शन का कॉलिंग स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। और जैसे उसका रिटर्न स्टेटमेंट एनकाउंटर होता है, कंट्रोल वापस से कहाँ जाता है, जहां से उसको कॉल किया गया था। मतलब बहुत ही ये आज्ञाकारी होता है। ठीक है, जिसने इसको भेजा था अपना काम करने के बाद ये उसी के पास वापस जाता है। तो इस मैन फंक्शन को कौन भेजता होगा, आपका जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहां से जब रिटर्न 0 करोगे तो 0 लेके किसके पास जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम को 0 मिलेगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम की आत्मा तृप्त हो जाएगी कि मैन फंक्शन को जिस काम के लिए हमने भेजा था इसने अपना काम सक्सेसफुली कर लिया है। 0 जो स्टेटस आप 0 भेजते हो इसका मतलब है कि जो मैन फंक्शन है उसने अपना काम सक्सेसफुली कर लिया है। अगर मैं 0 की जगह -5 भेज दूं तो क्या भेज सकता हूँ, भेज सकते हो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस केस में, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम की आत्मा हमेशा दुखी रहेगी। ठीक है, कि हमने मैन को भेजा था और ये अपना काम सही से नहीं करके आया है। ठीक है, ऐसा फिनोमिना होता है। तो जनरली जब भी हमें एग्जिट करवाना होता है या मैन फंक्शन में हम जब भी वैल्यू रिटर्न करवाते हैं तो हमेशा क्या रिटर्न करवाते हैं, 0 रिटर्न करवाते हैं। और जब भी किसी फंक्शन के आगे वॉइड लिखा होता है इसका मतलब होता है कि ये फंक्शन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा।
डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। जहां कोई डेटा नहीं होता वहां कौन होता है, वॉइड होता है, और जहां डेटा होता है वहां पर कॉरस्पॉन्डिंग डेटा टाइप आ जाता है। जैसे यहाँ इंट है तो यहाँ पर इंट आ गया। अगला आपका सब प्रोग्राम सेक्शन। ठीक है, कैसा है आपका? अगेन ऑप्शनल सेक्शन है सब प्रोग्राम सेक्शन। क्या काम होगा? दिस सेक्शन इज यूज फॉर राइट डेफिनेशन। डेफिनेशन को हम क्या बोलते हैं? बॉडी ऑफ यूजर डिफाइंड ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जितने भी हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन है, उन यूजर डिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन हम हमेशा किस में लिखते हैं? सब प्रोग्राम सेक्शन में लिखते हैं। या मैं यूं कहूं कि मेन फंक्शन के जस्ट बाद में हम क्या लिखते हैं? यहां पर सब प्रोग्राम सेक्शन को लिखते हैं। ठीक है, नाउ executing C program। ठीक है, the execution of C program is a step by step process that convert source code। source code जो किस में लिखा हुआ होगा आमतौर पे? .c, जो आपकी .c फाइल होगी इनटू मशीन एग्जीक्यूटेबल फॉर्म। ठीक है, दैट मींस .exe फाइल फॉर्म एंड देन रन इट। और ये रन करवाने का काम किसका होता है? आपका लोडर का होता है। ठीक है, और लोडर किसका पार्ट होता है? यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। कुछ स्टेप लिखिए कि सबसे पहले आप प्रोग्राम को क्रिएट करोगे, उसके बाद कंपाइल करोगे, उसके बाद लाइब्रेरी फाइल के साथ लिंक करोगे, और फाइनली आप उसको क्या करवा लोगे? एग्जीक्यूट करवा लोगे। तो मोटा मोटी बात तो आपको पता है। ठीक है, फिर भी अगर इसको लिखना चाहे तो आप यूं लिख सकते हैं कि सबसे पहले ये आपका सोर्स कोड है। आपके पास क्या है? सोर्स कोड, जिसको आप क्या बोल दीजिए? .c फाइल। ये आपका सोर्स कोड है। ठीक है, मान के चलो फाइल का नाम डेमो है तो आपने लिखा उसको demo.c। उसके बाद ये सोर्स कोड सबसे पहले किसके पास जाता है? प्री प्रोसेसर के पास जाता है। सबसे पहले किसके पास जाएगा? प्री प्रोसेसर के पास जाएगा, और प्री प्रोसेसर यहां से एक इंटरमीडिएट फाइल बनाता है जिसको हम बोलते हैं demo.i। ठीक है, उसके बाद ये कंपाइलर के पास जाएगा। ठीक है, और कंपाइलर इसको असेंबली कोड में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये असेंबलर के पास जाता है, और फाइनली वहां से मिल जाता है आपको demo.obj फाइल मिल जाती है। अब ये demo.obj फाइल आपकी लिंकर के पास जाती है। लिंकर क्या करता है? demo.obj तो आपके पास है ही है, यहाँ से जितनी भी जो लाइब्रेरी फाइल है, जो जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरी फाइल है, इनको क्या करेगा? इसके साथ अटैच करेगा, और अटैच करने के बाद एक नई फाइल बना देता है जिसको आप बोलते हो demo.exe। ठीक है, यहाँ तक का काम आपका कंपाइलेशन वाला कंप्लीट हो जाता है। फिर ये demo.exe किसके पास जाता है? आपका लोडर के पास जाता है। ठीक है, और लोडर इसको क्या कर देता है? रैम में लोड कर देता है, लोड इन रैम, और आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन क्या हो जाती है? स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो प्री प्रोसेसर होता है, ये जितनी भी आपकी हेडर फाइल होती है, ठीक है, उनको इसमें क्या कर देता है? अटैच कर देता है आपकी .c फाइल में, और फिर .i फाइल बनाता है। फिर कंपाइलर के पास जाएगी, यहाँ से जो प्रोडक्ट आएगा वो .obj फाइल आएगी, फिर लिंकर के पास जाएगी, लिंकर लाइब्रेरी फाइल, obj फाइल, दोनों को मर्ज करेगा, अटैच करेगा, एक नई फाइल बनाएगा जिसको आप exe फाइल बोलते हो। मतलब आपका सॉफ्टवेयर यहाँ तक बन के तैयार है। उसके बाद आप जैसे इसको एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो ये फिर लोडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है। लोडर इसको रैम में लोड करता है, और उसी टाइम पे ऑपरेटिंग सिस्टम मैन फंक्शन को क्या करेगा? हिट करेगा, और आपका सी का प्रोग्राम क्या हो जाता है? एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है, नाउ सी कैरेक्टर सेट। द कैरेक्टर सेट ऑफ सी रेफर टू द सेट ऑफ वैलिड कैरेक्टर दैट कैन बी यूज टू राइट सी प्रोग्राम। मतलब कि जब भी सी का प्रोग्राम लिखने के लिए जितने भी वैलिड कैरेक्टर को हम यूज करने वाले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सी का कैरेक्टर सेट बोलेंगे। एंड दिस कैरेक्टर आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू फॉर्म टोकन्स। ठीक है, हमें पता है कि टोकन्स आगे हम डिस्कस करेंगे। हमारे सी के प्रोग्राम की सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट होती है। ठीक है, और उस इंडिविजुअल स्मॉलेस्ट यूनिट को बनाने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है? कैरेक्टर सेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये कुछ कैरेक्टर सेट है जो हम सी के अंदर यूज करते हैं। हम लेटर्स यूज कर सकते हैं, डिजिट्स यूज कर सकते हैं, वाइट स्पेसेस यूज कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर हम यूज कर सकते हैं। अगर लेटर की बात करें तो लेटर दोनों तरह के होंगे। अपर केस लेटर को भी यूज करेंगे,
अपर केस लेटर जिनको हम A to Z बोलते हैं, ठीक है। लोअर केस लेटर जिनको हम A to Z बोलेंगे। इसके अलावा आपके डिजिट्स, ठीक है, जो 0 to 9 तक आपके डिजिट है, ठीक है, उनको हम यूज करने वाले हैं। और जब 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को आप यूज कर रहे हो तो इनसे आप क्या करते हो, नंबर आगे जाके फॉर्म कर पाओगे। जैसे आपको लिखना है 1 2 3, आपको लिखना है 4 5.67, ठीक है। तो ये सारा का सारा काम किससे होगा, डिजिट से होगा। उसके बाद जितने भी वाइट स्पेसेस है, जैसे आपका स्पेस है, आपका टेब है, आपका न्यू लाइन है, ठीक है, जितने भी आपके व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, मतलब जिनके प्रेस करने से किसी भी तरह का कुछ छपता नहीं है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स बोलते हैं। ध्यान रखना, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स को कंपाइलर हमेशा इग्नोर करके चलता है। तो जब भी अपन टोकन काउंटिंग सीखेंगे तो टोकन काउंटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं कि वहां पर हम व्हाइट स्पेस को इग्नोर करके चलते हैं। हाँ, व्हाइट स्पेस जब होगा, ठीक है, तो वो सेपरेशन के लिए अच्छा होता है। जैसे आपने लिखा ए और बी, अगर ए और बी को दोनों को सेपरेट करना है तब आप इनके बीच में क्या प्रेस कर दीजिए, स्पेस प्रेस कर दीजिए। और जितने भी स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है, जैसे आपका प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, लेफ्ट पैरेंथेसिस है, राइट पैरेंथेसिस है, लेफ्ट कर्ली ब्रेसेस है, राइट कर्ली ब्रेसेस है, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट स्क्वायर ब्रैकेट है, टिल्ड वाला सिंबल है, कैरेट वाला सिंबल है, ये सारे के सारे क्या आपके स्पेशल सिंबल है, ठीक है, जिनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और लिखा है कि सी किसको सपोर्ट करता है, आस्की कैरेक्टर सेट को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है। कौन से वाले को, आस्की वाले को। और आस्की का जो फुल फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है। और जो ये आपका आस्की होता है वो 7 बिट का कोड होता है। कितने बिट का कोड होता है, 7 बिट का। हाँ, जो आपका एक्सटेंडेड आस्की होता है, जो आपका एक्सटेंडेड आस्की होता है वो आपका 8 बिट का होता है, ठीक है। ध्यान रखना, 7 बिट से आप टोटल कितने कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हो, 2 की पावर 7, और 8 बिट से आप 2 की पावर 8 टोटल कैरेक्टर फॉर्म कर सकते हो, मतलब 256, और 2 की पावर 7 मतलब 128 कैरेक्टर आप बना सकते हो, ठीक है। अब आस्की वैल्यू का मतलब क्या होता है, ठीक है, देखो जितने भी कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वैल्यू गिवन है। जितने भी कैरेक्टर है, हर एक कैरेक्टर को एक इंटीजर वैल्यू गिवन है, और उस इंटीजर वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर आस्की वैल्यू बोलते हैं। उस इंटीजर वैल्यू को क्या बोलेंगे हम यहाँ पर, आज की वैल्यू बोलेंगे। जैसे आपका जो कैपिटल ए है, ठीक है, इसकी जो आज की वैल्यू होती है वो 65 होती है, कैपिटल जेड की आज की वैल्यू 90 होती है, स्मॉल ए की 97 होती है, स्मॉल जेड की आपकी 122 होती है। यहाँ से 122 हो जाएगी। जीरो जो है आपका, ठीक है, डिजिट जीरो का वो आपका 47 होता है, ऐसे 1 का हो जाएगा 48, ऐसे ही चलते चलते डिजिट 9 का हो जाएगा आपका यहाँ पर 57, ठीक है। तो कैपिटल ए की आज की वैल्यू 65, तो कैपिटल बी की 66 हो जाएगी, ऐसे कैपिटल वाई की आज की वैल्यू 89, ऐसे सीक्वेंस चलती रहती है। 0 का 47 होता है, 9 का 57 होता है। इसके अलावा जो आपका नल कैरेक्टर होता है, ठीक है, नल कैरेक्टर आज की वैल्यू 0 होती है। इसके अलावा आपका जो स्पेस होता है, स्पेस की आज की वैल्यू 32 होती है, क्योंकि जब अपन स्ट्रिंग के साथ काम करेंगे तो स्ट्रिंग के साथ काम करने के लिए स्पेस की कई बार जरूरत पड़ती है, तो स्पेस की आज की वैल्यू क्या होती है, 32 होती है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका @ सिंबल होता है, इसकी आज की वैल्यू आपकी 64 होती है, ठीक है। बाकी मुद्दा यह है कि हमें अल्फाबेट, डिजिट की आज की और स्पेस की आज की वैल्यू से हमारा सारा का सारा काम हो जाता है। बाकी हम सी का कोड लिखेंगे, सी का कोड लिखने से जितनी भी आज की वैल्यू होती है, जिस कैरेक्टर की होती है, वो सारा हम प्रिंट करवा सकते हैं। हालांकि हमें इस दलदल में नहीं उतरना है, ठीक है, इससे अपना काम हो जाएगा। वो कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि कैरेट वाले सिंबल की आज की वैल्यू बताओ क्या है, ठीक है, ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं। एंड सी कैरेक्टर्स आर केस सेंसिटिव, क्योंकि सी कैसी लैंग्वेज है, आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसका मतलब ये होगा कि सी लैंग्वेज में कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, या मैं यूं कहूं कि कैपिटल ए कभी भी बराबर नहीं होता स्मॉल ए के। जैसे आप एसक्यूएल की बात करो, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, एचटीएमएल केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है, वहां पर कैपिटल और स्मॉल को सेम तरीके से क्या किया जाता है, ट्रीट किया जाता है। जबकि जितनी भी आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है, जिनमें से सी भी एक आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो कैसा है आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जहां पर कैपिटल और स्मॉल दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, दोनों को अलग अलग तरीके से क्या किया जाएगा, ट्रीट किया जाएगा, ठीक है।
अंत तक रुके, उसके लिए धन्यवाद आपका। फिर भी कोई शिकायत सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स की तरफ जरूर जाइए। बाकी अगली क्लास में हम टोकन से शुरू करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि टोकन वाले को हम बहुत जल्दी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। धन्यवाद।